हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं श्याम कुमार। फिर से आज काफ़ी दिनों बाद क्लास लेने का मौका मिल रहा है। ब्रांचेस भी खुली हुई हैं तो काम पर जाना पड़ता है और आने के बाद टाइम नहीं मिलता है और थोड़ा सा इधर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। सॉरी फॉर ऑल दिस। जैसे कि मुझे पिछली बार लोगों ने बताया था कि थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं हेडफोन यूज़ तो कर रहा हूँ। प्रेफरेबली आई थिंक कि ये थोड़ा काम करेगा। बहरहाल, आज का टॉपिक जिस पर हम आज बात करेंगे, तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा खास है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इसमें हम एक्चुअली 3 टॉपिकों को साथ में लेकर के चलते हैं। पहला तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड थिंग इलेक्शन कमीशन, और तीसरी चीज जो हम बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। तो अभी कुछ दिन पहले किसी ने कोई याचिका डाली होगी, एक पिटीशन डाली होगी, रिट डाली। रिट क्या, रादर रिट तो हम कोर्ट में डालते हैं, रादर इट वाज इन फॉर्म ऑफ आरटीआई। अभी नाम नहीं दिया गया उस एक्टिविस्ट का किसने डाली थी, लेकिन आरटीआई डाली इलेक्शन कमीशन को कि ये पूछने के लिए कि अब प्रेसिडेंट के चुनाव में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जम्मू एंड कश्मीर की क्या स्टेटस होगा, क्या स्थिति होगी। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब तक पहले एक स्टेट था, एक सेपरेट स्टेट था बिफोर दिस आर्टिकल 370 का इसको हटाने के बाद जो पहले एक स्टेट था, उसमें तो वो प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता था। तो जो आरटीआई डाली गई वो पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चली गई। तो इलेक्शन कमीशन ने स्मार्टली इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर दिया, सिंगल लाइन आंसर दे हैड गिवन द सिंगल लाइन आंसर, प्लीज रिफर टू आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 54 को पढ़िए, देखिए सर। तो अब आर्टिकल 54 क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर होगा प्लस पॉलिटी को होगा, मतलब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा प्लस करंट अफेयर से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया ऐसा लगे, आपको एक चीजें समझ में आने लगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और किस जब क्वेश्चन पेपर में सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो किसके इर्द गिर्द होंगे। या अगर आपने उस करंट के टॉपिक को ढंग से पढ़ा होगा, जो आजकल ज्यादातर एग्जाम के पैटर्न्स में यही है कि अगर आपने करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़ा हुआ है तो वो रिलेटेबल चीजें पूछते हैं। आपको पॉलिटी से वो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें नई चीजें पूछेंगे। वो चीजें वही आपसे पूछेंगे जो आपके लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में चीजें हुई हूँ और वो कनेक्टेड हो पॉलिटी से। तो आर्टिकल 54 इस तरीके से है। पिछली बार जैसे मैंने पढ़ाया था, मध्य प्रदेश की क्राइसिस पढ़ाई थी और आपकी मैंने महाराष्ट्र की क्राइसिस पढ़ाई थी, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल मैंने पढ़ाया था, गवर्नेंस रूल मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, कैसे 10th शेड्यूल का कैसे यूज हो रहा था, वहाँ 10वीं सूची का हो रहा था, तो वो सब मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसी तरह से आपको चीजें पढ़नी, करंट अफेयर्स के साथ साथ देखनी, चीजें समझनी है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने सिंपल 1 लाइन रिप्लाई दिया कि प्लीज रिफर टू आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? आर्टिकल 54 बोलता है प्रेसिडेंट के चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, ये कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब वो सारे लोग, वो लोग कि जो कौन से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे एमएलए और एमपीज की तरह नहीं होता है कि हम जाएं और ईवीएम में मशीन में जाकर के सारे लोग, इंडिया के सारे लोग जाकर के वोट डालें। इंडिया ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का होता है, ना कि राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कहीं पर भी, जैसे अमेरिका में देख लीजिए, वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, मतलब राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है, बट सारा जो काम करने गवर्नमेंट जो फॉर्म करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट चुनाव उसका नहीं होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सा, जो आर्टिकल 54 है वो कहता है इलेक्टोरल कॉलेज में आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, सारे एवरी स्टेट असेंबली, जहाँ पे भी स्टेट असेंबलीज हैं वो सारे स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इलेक्टेड मेंबर्स बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। जो भी हम
नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो, या फिर स्टेट असेंबलीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 1992 में 17वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसके तहत इसमें जोड़ा गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। 2 यूनियन टेरिटरीज इसमें जोड़ी गई क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में ही स्टेट असेंबलीज हैं, तो ये दोनों जोड़ दी गई। अभी क्या है कि जब जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया तो उसमें ये बोला गया, अब वो तो यूनियन टेरिटरी रह गया ना, नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर स्टेट तो रह नहीं गया, तो अभी क्या वो यूनियन टेरिटरी रह गया। तो अब जब यूनियन टेरिटरी रह गया है तो इस हिसाब से अगर आर्टिकल 54 को हम देखें तो उस हिसाब से हमें साफ समझ में आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का अब वहां पर प्रेसिडेंट के रोल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के उसमें कोई भी रोल नहीं रह गया है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 13 है वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा, वो सारी पावर्स को एंजॉय करेगा जो कि एज टू हिज पार्ट ऑफ पुडुचेरी, जो कि पुडुचेरी करता है। तो पुडुचेरी करता है, पुडुचेरी एक क्या राइट एंटरटेन करता है, क्या राइट एक्सरसाइज करता है कि टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में भी इलेक्टोरल कॉलेज में है। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल कॉलेज में है? तो अभी भी इस पर एक दुविधा बनी हुई है कि उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तो वो कहेगा कि वो सारी पावर्स जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय करता है जो कि पुडुचेरी के पास है, पर पुडुचेरी के पास ये पावर्स है लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब आगे क्या होना चाहिए? आगे होगा ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता है, अगर नहीं पता है, अगर फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपकी 2/3 प्रेजेंटेड वोटिंग होनी चाहिए, प्लस फिर आधे से ज्यादा मोर देन 50% ऑफ द स्टेट उसको रेटिफाई करेंगे, तब वो चीजें आकर के लागू होती हैं। तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट द वे फॉरवर्ड व्हाट वी टेक वे फॉरवर्ड कि इसमें अगर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक बड़ा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, कोई छोटा यूनियन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो वैसा भी इतना बड़ा नहीं है, मतलब वो ज़्यादातर कोल्ड डेजर्ट पार्ट रहता है, बट जम्मू एंड कश्मीर में लोग क्या रहते हैं लोग, और एक स्टेट था पहले से ही और काफ़ी बड़ा पार्ट ये रखता है इंडियन की डेमोग्राफी में, तो उसका रोल भी होना चाहिए इलेक्शन के चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए और लेट्स सी क्या करती है गवर्नमेंट, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें थी। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ईवीएम नहीं चलती है वहाँ पे, बैलेट पेपर से होता है और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अभी जब 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब 2 तरह के कलर्स बैलेट पेपर का यूज़ किया गया था, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ग्रीन जो था वो एमएलए और एमपीज के लिए था, और सॉरी ऑरेंज, दैट वाज पर्पल, लेट मी क्लियर, दैट वाज पर्पल। आई पर्पल स्ट्रिप थी, कलर में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, that was pink, sorry that was pink, I must be sorry। तो pink was for the member of legislative assemblies and green was for the member of parliament। ये इस तरह 2 तरह के बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था, और इसमें जो कुछ खास चीजें हैं, एक तो ये हो गई आपकी, और क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 साल से ज़्यादा की, 35 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, प्लस वो सारी उसमें मतलब लाइन है, ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए कितना एज चाहिए हमको? लोकसभा के लिए हमको चाहिए एज 25, मतलब 25 लोकसभा के लिए होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए नाम। तो ये इस तरह की सारी चीजें ये होनी चाहिए। और भी कुछ खास चीजें हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं अपने कंप्यूटर पे, तो मैं बता देता हूँ।
कोई भी राष्ट्रपति को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये लाभ का पद बड़ा विवादित है, इसका समझ में नहीं आता ये लाभ का पद होता क्या है। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है लाभ का पद। तो लाभ का पद पढ़िएगा तो मुझे भी बताइएगा क्या चीजें हैं। लाभ का पद बड़ा समझ में नहीं आता है, लाभ का पद क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हुए भी लोगों को दूसरी पोस्ट दी जाती है, तो मुझे लाभ का पद ये समझ नहीं आता व्हाट इज दिस। इसका डेफिनेशन भी सही दिया नहीं गया है।